बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर कॉपी में नोट कीजिए और इसे अभी से ही याद करना चालू कर दीजिए ताकि आपको दिक्कत लेने की परेशानी कुछ न मिले, ठीक है ना। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए। तो चलिए आपका क्वेश्चन है, सबसे पहले दृष्टि दोष क्या है, यानी दृष्टि दोष क्या है या किसे कहते हैं या परिभाषा दीजिए, ठीक है। आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, यह कितने प्रकार के होते हैं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब, यानी जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। आपको याद रख लीजिएगा कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख की रेटिना पर स्पष्ट रूप से नहीं बनता है, उसे ही हम दृष्टि दोष कहते हैं। तो इस दोष को दृष्टि दोष कहते हैं। इस दोष को क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा कि दृष्टि दोष मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रख लीजिएगा कि दृष्टि दोष जो होते हैं ना, 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के हैं तो वो कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है ना। तो बताइएगा, एक जो है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। तो एक निकट दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में जो है ना, प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है। इसमें दूर वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी इसमें जो है ना निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिख सकता है, ठीक है ना। चलिए, और दूसरा है आपका दीर्घ दृष्टि दोष, यानी दीर्घ दृष्टि दोष से आप क्या समझते हैं, यानी इसमें प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। और इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी इसमें जो है ना दूर की वस्तु स्पष्ट परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। तीसरा है आपका क्वेश्चन यही का कि अबिंदुता, यानी आँख की लेंस में सममिति के अभाव के कारण किसी एक वस्तु का प्रतिबिंब एक न बनकर कई बनने लगते हैं, एक न बन के कई बनने लगते हैं। इसमें कोई भी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, यानी इसमें कोई भी वस्तु क्या होती है, दिखाई नहीं देती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर भी कर दीजिए, सारे दोस्तों के पास, ठीक है। तो चलिए बताते हैं मेरे भाई, इसमें बताएंगे कि रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का ही क्यों होता है। तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, फलतः यानी कुहासा या धुएं में लाल रंग के प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है, फलतः दूर से ही लाइन के चालू होने के लिए स्थिति का पता चल जाता है, यानी लाल रंग इसीलिए देता है क्योंकि उसका जो है ना स्थिति का पता चल जाता है, इसीलिए ही दिया जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, तारे हवा की विभिन्न परतों में तापमान अलग अलग होता है, इस कारण उसका घनत्व भी कम होता है, इसीलिए तारों से आता प्रकाश इन वायु परतों में विभिन्न मात्रा में अपवर्तित होता रहता है, ठीक है। अतः
अतः इस कारण तारे हमारे नेत्रों में टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहां वायुमंडल नहीं होता है और न ही वहां कोई प्रकीर्णन हो पाता है, इसीलिए उन्हें आकाश नीला नहीं बल्कि काला प्रतीत होता है। तो उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, ताकि आप लोग यदि ज़िंदगी में आप कुछ अच्छे बनना चाहते हैं तो आपको समय शिक्षा पाना होगा। शिक्षा ही एक ऐसा धन है जो पिया है वो दार आया है। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर। जय हिंद। आप आशा करते कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, फादर ऑफ नेशन यानी महात्मा गांधी से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन होंगे या मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। तो आई आप कोई भी एग्जाम देते अगर महात्मा गांधी से अगर क्वेश्चन पूछते हैं फादर ऑफ नेशन से, तो आई होप यहाँ से एक आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। तो आई होप आशा करते हैं कि आप लोग अंत तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं 1, महात्मा गांधी का वास्तविक नाम क्या है? आंसर होगा मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का वास्तविक यानी नाम क्या है, यानी नाम क्या टोटल उसका? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। महात्मा गांधी का पहला नाम कौन सा था? महात्मा गांधी यानी गांधी जी का पहला नाम कौन सा था? आंसर भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 3, गांधी जी को महात्मा क्यों कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी, इसलिए उनको महात्मा गांधी कहा जाता है। समझ गए ना? महात्मा गांधी को महात्मा किसने, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा? इसे बंगाल का बुलबुल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 4, महात्मा गांधी को भारत में क्या कहा जाता था? भारत में मोहनदास करमचंद गांधी कहा जाता था। महात्मा गांधी को पहले नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। नेक्स्ट, 2 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? गांधी जी का जयंती के रूप में 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है, नहीं क्या मनाया जाता है यहाँ पर होगा। तो आंसर हो जाएगा गांधी जयंती, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में क्या हुआ था? इसका गुजरात के पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था? रानी और मुनि, उसकी 2 बेटियां थी। महात्मा गांधी कितनी बेटी थी? 2, रानी और मुनि। और महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या? मनु। वही मनु से बना, इसका बेटी का नाम मनु। नोट पर गांधी जी का फोटो क्यों होता है? क्योंकि गांधी जी स्वीकार्यतापूर्ण देश में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले नोट पर किसका फोटो था? अशोक स्तंभ की। सबसे पहले नोट पर किसका फोटो थी? अशोक स्तंभ की। क्वेश्चन नंबर 10, हम राष्ट्र का पिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किसे कहते हैं? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 को 78 ईस्वी वर्ष में। कितना वर्ष में? 78 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा क्या थी? 1857 से 1947 तक। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समय रेखा क्या थी? 1857 से 1947 तक। क्वेश्चन नंबर 13,
दक्षिण अफ्रीका में किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था? तो 7 जून 1893 में पीटर मेरिट स्टर्नबर्ग स्टेशन पर। कौन सा? पीटर मेरिट स्टर्नबर्ग स्टेशन पर। कब? 7 जून 1893 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। महात्मा गांधी ने बैरिस्टर बनने के लिए कहाँ दाखिला लिया था? इंटर टेम्पल लंदन में। इंटर टेम्पल लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी। सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, मैं एक्सपीरियंस विद ट्रुथ। क्वेश्चन 16। दांडी यात्रा कितनी लंबी चली थी? 24 दिन। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक दांडी यात्रा कितने दिन लंबी चली थी? तो 24 दिन का। कितने दिन चली थी? 24 दिन। 12 मार्च से 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष के दूसरे चरण में महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह को चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। किसको चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ेंगे। दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी ने 23 नवंबर 1919 में। क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 20। महात्मा गांधी खादी को क्यों मानते थे? आर्थिक स्वतंत्रता के लिए। क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी को क्या कहा गया? डिक्टिंग सार्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। असहयोग आंदोलन को क्यों रोका गया था? चौरी चौरा कांड के चलते उसे रोक दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23। महात्मा गांधी को किस जेल में रखा गया था? यरवदा जेल। यरवदा जेल। यरवदा जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं 24। सत्य पर परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किस महापुरुष ने कहा था? गांधी जी ने। सत्य परम सत्य तत्व है, सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है, यह किस महापुरुष का ने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 25। साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद। कहाँ पे? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन में किस वर्ष में घोषित किया गया था? सन 1930 ईस्वी में। कब घोषित किया था? 1930 ईस्वी में। गांधी जी का बचपन का उपनाम क्या था? तो गांधी जी के बचपन का नाम मनु था। उसका मनु किसका नाम था? उसका बेटी का भी नाम था मनु। 2 बेटियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे आप 28। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी पुस्तक किसने लिखी है? लुई फिशर ने। किसने? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने पुस्तक लिखा है? लुई फिशर ने। क्वेश्चन पढ़ेंगे 29। दांडी यात्रा में कितने लोग शामिल थे? 78 लोग। कितने? 78 स्वयंसेवकों। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। गांधी जी पहली बार भारत कब आए? 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। नाथूराम गोड्से ने महात्मा गांधी को क्यों मारा? भारत के विभाजन के दौरान हुई नफरत के चलते। क्यों मारा? भारत के विभाजन के दौरान हुई नफरत के चलते नाथूराम गोड्से ने गोली मार दिए थे। महात्मा गांधी की बेटी का नाम क्या था? रानी और मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? गांधी जी की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1948 में। कब हुई? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या है? करमचंद गांधी। कौन है? करमचंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे आप 35। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 36। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 37। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या? कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात, 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 39। गांधी जी की उम्र कितनी थी? 78 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन 40, महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ेंगे 42, गांधी जी जयंती कब है? 2 अक्टूबर। गांधी जयंती कब मनाते हैं हम? 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, महात्मा गांधी के दादा का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी। महात्मा गांधी के दादा का नाम क्या था? उत्तम चंद गांधी, उत्तम चंद गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की मृत्यु किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नाथूराम गोडसे ने इस पर क्या कर दिया? गोली मार दिए। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर पर अगर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। KVS कोचिंग सेंटर आपका अपना चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके बाय। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले हैं क्लास 10th साइंस का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, आप लोग पेन और कॉपी निकाल लीजिएगा और इसे एक एक क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में नोट करके और इसे याद कर लीजिए। अभी से ही तैयारी में लग जाइए। कुछ तो अपने आप में कुछ सोचिए, जुनून लाइए मेहनत करके और याद कीजिए अभी से ही। तो चलिए आपका क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। पहले कहते क्या, प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे। कह क्या रहा है क्वेश्चन? पहले आप लिखने से पहले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है और इसके नियमों को लिखे। तो जानेंगे प्रकाश का यानी प्रकाश किरण जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में तिरछी प्रवेश करती है और तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर किरण मुड़ जाती है। क्या होते हैं? किरण क्या होती है? मुड़ जाती है। संघनन माध्यम में आपतन बिंदु पर अभिलंब की ओर मुड़ जाती यानी मुड़ी है, जबकि विरल माध्यम में अभिलंब से दूर मुड़ती है। जबकि विरल माध्यम में क्या होते हैं? अभिलंब से दूर मुड़ती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। समझ गए ना? एक जया से दूसरे जया में प्रवेश करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो अब जानेंगे कि आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा मेरे भाई, कि कहेगा प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो याद रख लीजिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम होते हैं वो 2 नियम होते हैं। कितने नियम? फिक्स है कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ ही देता है कि प्रकाश का अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो 2 नियम याद रख लीजिएगा ना, 2 होगा। चलिए तो जानेंगे आप 2 कौन कौन है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप लोग। तो जानेंगे आपका आ गया क्वेश्चन कि अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के यानी फर्स्ट नंबर जो है, ए पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं? सभी एक ही तल में होते हैं। चलिए अगला पॉइंट है आपका मेरे भाई, दूसरा नंबर आपका दूसरा, किन्हीं 2 माध्यमों और प्रकाश के किसी निश्चित वर्ग के लिए आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात एक क्या होता है? इसका नियंतक होता है। क्या होता है? नियंतक होता है, जो अपवर्तनांक कहते। क्या कहते? जो क्या कहलाते हैं? अपवर्तनांक। तो आपको कह दिया जाए कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो आप ऐसे भी इसे शॉर्ट मेथड से लिख सकते हैं कि आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात को एक नियंतक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। याद हो जाएगा कि नहीं? बताइए, याद हो जाएगा ना? यही में इस नियम को क्या कहते हैं? शेनेल के नियम। ठीक है, शेनेल के नियम कहते हैं। शेनेल के नियम भी कहते हैं, इसे शेनेल का नियम भी कहते हैं। यानी sin I/sin R।
याद हो जाएगा कि नहीं बताइए, याद हो जाएगा ना? और आप लोग इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कर लीजिए और साथ ही साथ जितने भी हमारे भाई हैं, बंधु हैं, दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ ना मेरे भाई तो आप लोग को भी ज़रूर मिल सकूँ। ठीक है, तो ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी जो है क्या है, उससे आप क्या समझते हैं। आपका क्वेश्चन आएगा सेम यही सही क्वेश्चन आएगा जी। तो ध्यान दीजिए, सरल सूक्ष्मदर्शी वह यानी युक्ति है जिससे छोटे बीम यानी छोटे बीम का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। आवर्धित क्या किया जाता है? प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी के रूप में एक उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे आप कह दिया जाएगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा फिक्स, पूछ ही देता है मेरे भाई कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का उपयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का, किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए ना? किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बीच स्क्रीन बोर्ड के सामने दिख रहा है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों? बताइए, कमेंट करके आप बता सकते मेरे भाई, बताइएगा। उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की समांतर किरणें आपतित होती हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समानांतर किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं। इससे स्पष्ट होता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को भी यानी अभिसारित करता है। यानी उत्तल लेंस जो समानांतर किरणों को क्या कहते हैं? अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। इस गुण के कारण क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गए ना? फिर से थोड़ा देख लीजिएगा कि उत्तल लेंस पर जब प्रकाश की किरण जो समानांतर होते हैं ना, किरणें आपतित होती है और तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये समांतर किरणें एक बिंदु पर जो है ना मिलती है और इससे जो स्पष्ट यानी पता चलता है कि उत्तल लेंस समांतर किरणों को अभिसारित करता है। इस गुण के कारण इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। समझ गया ना? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर भी कर दीजिए जितने भी हमारे दोस्त हैं, सारे दोस्तों के पास और मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के दो उपयोगों को लिखे, यानी उपयोग का नाम लिखना है। यानी अवतल दर्पण का दो उपयोग लिखना है, उत्तल दर्पण का दो उपयोग लिखना है, समतल दर्पण का दो उपयोग लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। आपका क्वेश्चन 1 नंबर है। उत्तल दर्पण के दो उपयोग इस प्रकार हैं, ध्यान दीजिएगा। उत्तल दर्पण का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से आएगा। दाढ़ी के बाल दर्पण की फोकस के अंदर आवर्धित दिखते हैं जिससे कि दाढ़ी बनाना आसान होता है। आपको कह दिया जाए कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि बड़ा दिखने के लिए। अवतल दर्पण में जो है ना बड़ा दिखेगा, ठीक है, बड़ा दिखेगा। तो आपको कह दिया जाए नाक, कान, जो भी यानी डॉक्टर जो उपयोग करते हैं, हजाम जो उपयोग करते हैं, किस दर्पण का उपयोग करते हैं जी? तो अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसी का दूसरा पॉइंट, यानी स्वर कुकर में बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में काम आता है। यानी स्वर कुकर में जो है ना बड़े द्वारक का अवतल दर्पण सूरज
यानी सूरज की ऊष्मा को केंद्रित करने में इसका काम आता है। समझ गया ना। चलिए यहाँ पे आएगा आपका क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण के दो उपयोग लिखे, यानी उत्तल दर्पण का दो उपयोग निम्नलिखित है। तो एक में जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो उपयोग करते हैं ना वो साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला नंबर है आपका, सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु, यानी सड़कों पर लगे लैंप में प्रकाश को बड़े क्षेत्र में फैलाने हेतु, ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा पॉइंट है आपका कि समतल दर्पण के दो उपयोग लिखना है, यानी समतल दर्पण का दो उपयोग। तो एक पॉइंट है आपका कि अपना प्रतिबिंब समानतः देखने में, यानी अपना प्रतिबिंब समानतः देखने में ये किसका, समतल दर्पण का उपयोग है। दूसरा पॉइंट है कि दर्पण द्वारा एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त करने में, यानी जो एक से अधिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं उसे ही हम समतल दर्पण का उपयोग कहते हैं। पता है ना, समझ गए ना। चलिए आपका क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में प्रायः किस प्रकार के गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट करवा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है कि समांतर वाहनों के पश्चात हस्त दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस चीज का, उत्तल दर्पणों का उपयोग करते हैं। ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं, यानी उत्तल दर्पण का जो उपयोग करते हैं क्योंकि वो ड्राइवर जो है ना जो चलाते रहते हैं वो पीछे की आदमियों को, वाहनों को देख सकते हैं, जिससे वे क्या रहते हैं, सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते, सुरक्षित रूप से वाहन चला सके। और उस दर्पण को इसीलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। क्योंकि ये उत्तल दर्पण का सदैव कैसा होता है, तो सीधा होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ से भी आएगा क्वेश्चन कि उत्तल दर्पण का सदैव कैसा होता है, उल्टा होता है कि सीधा होता है कि टेढ़ा होता है। तो सीधा हमेशा क्या होते हैं, सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, लेकिन वह छोटा होता है, लेकिन उत्तल दर्पण का जो होता है ना वो क्या होता है, हमेशा छोटा होता है। इनका दृष्टि क्षेत्र में भी बहुत अधिक है, इनका दृष्टि क्षेत्र में भी बहुत अधिक तक है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। इस कारण ये वे बेहतर हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में तब तक के लिए बने रहें और इस ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें, और ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को जरूर मिल सके। ठीक है, इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहें। आज के लिए हेलो एवरीवन, आज की क्लास में बताने वाले जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए और हमारे साथ ऐसे वीडियो पाने के लिए आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि दुनिया का सबसे तेज आदमी कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे तेज आदमी कौन सा है जी, तो यानी उसेन बोल्ट है। ठीक है ना। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, यानी बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो बताइएगा 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में। आपको कह दिया जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 ईस्वी में, 1757 ईस्वी में ही हुआ था। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, जो कि आप लोगों को बीच हेडलाइन में दिख रहा है कि केरल के ट्यूबर मैन के रूप में किस से जाना जाता है, तो साजी एनअम के। ठीक है,
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि महात्मा गांधी द्वारा दिए गए एक प्रसिद्ध नारे का नाम लिखिए, यानी करो या मरो। यानी करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है, यानी पीर कहा जाता है? औरंगजेब को, यानी किसका? औरंगजेब को। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है उत्तराखंड का जवाहर किसे कहा जाता है, यानी उत्तराखंड का जवाहर किसे कहा जाता है, तो जगमोहन सिंह नेगी को। ठीक है, किसको कहा जाता है? जगमोहन सिंह नेगी को। ठीक, आइए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कोजुला कडफिसेस। ठीक है। 8 नंबर उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने मुक्केबाजी में भारत के लिए पहला ओलंपिक कांस्य पद जीता, तो वो जो है विजेंदर, क्या है? विजेंदर सिंह, विजेंदर सिंह। चलिए साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है, यानी साइबर सुरक्षा जागरूकता माह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर में। ठीक है। चलिए आपका चोल वंश की स्थापना किसने की थी? विजय यानी विजयाले ने। ठीक है, बताइएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों को बीच। तो उस समुद्र जानवर का नाम बताइए जिससे समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है। मनाइटिच, मनाइटिच। ठीक है। चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 ईस्वी में ही हुआ। 13 नंबर भांग की उत्पत्ति किस देश में हुई थी? चीन में। भांग की उत्पत्ति जो हुई ना वो चीन में ही हुआ। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद है। क्या है? रामनाथ कोविंद है। चलिए 15 नंबर भारत के 13वें राष्ट्रपति कौन है जी? प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी। बताइएगा भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो आप बताइएगा मेरे भाई, जांघ की हड्डी। क्या है? जांघ की हड्डी है। ठीक है। बताइएगा कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है, यानी कौन सा विटामिन घाव भरने में मदद करता है? तो विटामिन सी। क्या है? विटामिन सी जो है ना घाव को भरने में मदद करते हैं। दांत और चूना पत्थर में कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी दांत और चूना पत्थर में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो उत्तर यानी कैल्शियम। क्या चीज़? कैल्शियम का। ठीक है। अब बताइए कि R.K. नारायण कहानियों में सरारली स्वामी, क्या नाम था? स्वामी। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई और बंधु आप लोग इसे अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के क्लास में नए, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू रहे। साथ ही साथ लोगों भी जब लाइव क्लास हो तो आप लोगों भी जरूर मिल सके। ठीक है। समीकरण में आपको हमेशा याद रखिएगा कि उसमें मान निकालना रहता है। मान या x रहे या y रहे या a रहे या b रहे, A to Z कुछ भी ले लीजिए, A to Z कुछ भी रहे। ठीक है। तो उसमें आपको कभी A दे देगा, A का मान निकाले, कभी B का, कभी C का, कभी D का, कभी E का, कभी F का, G का, H का, ऐसे ही करके। ठीक है ना। तो उससे कोई घबराने की कोई बात नहीं मेरे भाई। तो आज हमारे साथ जुड़े रहे। आज
समीकरण का आसान तरीका बहुत बेहतरीन तरीका से ट्रिक से बताएंगे, जो कि आप लोगों को बीच दिल में बस जाएगा। ठीक है, तो चलिए दिल में बस आएंगे मेरे भाई, याद करवा देंगे अभी आपको क्लास में ही। तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए साथ ही साथ मेरे भाई। ठीक है, और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहे। तो चलिए आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 3 इंटू एक्स माइनस 3 और बराबर हो जाएगा कितना 15। ठीक, ये क्वेश्चन रहा। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू बराबर 15। ध्यान में रख लीजिएगा, आज बताएंगे, कभी भी आपको भूलना नहीं है, दिल में बस जाएगा, लेकिन इसको भूलना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है मेरे भाई, इसको छोड़ने की कोई बात नहीं, केवल हमारे साथ बनना यानी रहना होगा। तब पेन और कॉपी निकाल लीजिए और कॉपी में नोट करते रहे। ठीक है ना, हमारे बातों पे ध्यान रखें। ठीक, चलिए, तब 3 को x से गुना करेंगे, क्या होगा 3x हो जाएगा। 3 को यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9 और बराबर कितने हो जाएगा 15। ठीक, आप बताइएगा मेरे भाई, चिग्गू चेला मेरे भाई बंधु मेरे। तो 3x माइनस 9 बराबर 15। थोड़ा सा हल्का ध्यान दीजिएगा, हल्का सा, यहाँ माइनस है ना, ये वाला क्या है जी माइनस। तो आपको एक चीज हमेशा याद में रखना होगा कि जब माइनस रहेगा तो बराबर के आगे ले जाएंगे तब क्या बनेगा प्लस। और प्लस हमारे साथ बोलिए भी, बोलना भी है, बोलिएगा तब होगा जी। माइनस रहेगा तो बराबर के आगे ले चलेंगे तो प्लस, और प्लस यदि रहे प्लस को बराबर के आगे ले चलेंगे तो माइनस। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए आप बताइएगा 3x बराबर 15। अब ध्यान दीजिए, हमको क्या चीज का चिन्ह है यहाँ मेरे भाई, क्या चीज का चिन्ह है यहाँ माइनस का ना। तो माइनस का चिन्ह है तो इधर जाएगा तो क्या बनेगा तब प्लस बनेगा। कत्ते हैं 9 को चलते हैं कहते, चलो चला अपने भैयारी के पास चलो, है ना, भैयारी बहुत गोस्ता है। 3x बराबर कत्ते हो जाएगा 15 9 कत्ते 15 रुपया 9 रुपया 24 रुपया। अब बताइए, या तो पर काट सकता है, 3 काट के क्या बार पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा 8वें बेर में ना जी। तो x बराबर कत्ते हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी का मेथड आसान तरीका 3x बराबर 24, x बराबर 24/3, तब 3 अट्ठे 24। इतना ही आ गया कि नहीं आ गया। x बराबर 8, या तो अत्ता काट सकता है या तो बट्टा में ले जाके काट सकता है। बतवा का होगा, थोड़ा तो ये आसान होगा, एक थोड़ा हल्का नीचे आरो बढ़ेगा। ठीक है कि नहीं, समझ गया कि नहीं बताइए। आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जब आओ ना तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। ये तो माइनसवा वाला सर सीख गए, लेकिन प्लसवा वाला कैसे बनाएंगे बताइए। तो प्लसवा वाला बताएंगे, ध्यान दीजिएगा 3 इंटू एक्स माइनस ये +3 प्लस क्या 3 बराबर कितना 15। आप बताइएगा मेरे भाई चिग्गू बंधु, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीका से बताएंगे, केवल हमारे साथ आप लोग आधा घंटा बने रहें। 3 को x से गुना करेंगे, 3x प्लस 3 तिया 9 बराबर 15। तो बताइए 3x, आप बताइए आ गया प्लस 9 है ना जी। हम क्या बताए थे, प्लसवा का जी जब ये आएगा प्लसवा वाला आगे जाएगा, बराबर के आगे ले चलेंगे तो क्या बनेगा, वो क्या बनेगा जी बताइए। तो क्या बनेगा -9। ठीक है, तो बताइएगा इसमें
3x बराबर कितने हो जाएगा बताइए 6 हो जाएगा। और 9 6 15 और 15 में से 9 घटाइएगा तो 6 ना बचेगा जी है 6 ना बचेगा। तो x बराबर हो जाएगा आपको कितना x बराबर 6 बटा ई वाला 3वां बटवा में क्या कहता रे तू नीचे जा रहे नीचे जाओ नीचे जाओ तो नीचे इसको भेज देगा ठीक है 3 दूना 6 x बराबर कितना हो जाएगा 2 आपको फाइनली आंसर। इनका इनके कितना बेर पढ़ेंगे तो 6 आएगा 2 बेर में ना तो हो जाएगा 3 दूना 6 x बराबर 2 आ गया कि नहीं आ गया। चलिए नोट कीजिए आप लोग नोट कीजिए बताएंगे बहुत आसान तरीका से याद करवा देंगे दिल में बसा देंगे मन में याद करवा देंगे मेरे भाई बोले तो याद करवा कर ही छोड़ेंगे। ऐसा तरीका से बता देंगे ना कि आप कभी भूलवो नहीं कीजिएगा भूलने का भी सोचिएगा मेरे भाई भूलने का भी सोचिएगा। चलिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है आपका अगला नंबर साथ ही साथ आप लोग इसे शेयर भी कीजिए मेरे भाई। चलिए नोट कीजिए उस साइड का कि x प्लस 5 बराबर 15 ये क्वेश्चन रहा ध्यान दीजिएगा x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगा 15। तो ध्यान दीजिएगा x प्लस x और प्लस कितना हो जाएगा इंटू से हटा देंगे ठीक है बराबर 15 ठीक है। आप बताइएगा कास्ट पर कास्ट चलेगा ठीक है ना अपने कास्ट के जाएगा जो जिसका कास्ट है उसी साइड जाता है ना जी बताइए हैं। तो यहीं पे यहाँ पर x प्लस 5 है बराबर 15 तो ई वाला जाएगा 5 जाएगा 15 के पास आई x वाला जाएगा x के पास। तो बताइए आपको बताए थे यदि हमारे पिछले वीडियो भी देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि A to Z में कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा उसके पीछे में क्या छुपल रहता है एक छुपल रहता है पता है ना। कह दिया जाए कि x में क्या छुपल है एक छुपल है y के पीछे में क्या छुपल है एक छुपल है z के पीछे में क्या छुपल है एक छुपल है g के पीछे में क्या छुपल है एक छुपल है। समझ गए कि नहीं समझ गए। कुछ भी रहे A to Z कुछ भी रहे तो उसके पीछे में क्या छुपल रहता है एक यानी एक छुपल रहता है लेकिन एक छुपैन रहता है लड्डू ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा समझ गए होंगे गौर से ध्यान दीजिएगा कि x रुपया में अकरो पीछा में एक कैसे हो जाएगा 2 हो जाएगा एक के कितना 2 प्लस 5 बराबर कितना 15 ठीक है। 2x का 2x यहाँ देखिए प्लसवा के चिन्ह है प्लसवा के आगे जाएगा तो क्या होगा बराबर के आगे ले चलेंगे उसको तो प्लस है तो माइनस दे दीजिए ठीक है। बताइएगा 2x बराबर 15 माइनस 5 कितना 15 रुपया में से 5 रुपया चल गया 10 रुपया बचेगा 2 पंचे कितना हो जाएगा जी 10 x बराबर कितना इतनों ने कितना बच्चा का समझ में आया होगा कि 5 कैसे आन दिया सर जी बताइएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा x बराबर किए 10 बट्टा ई वाला 2 को कहाँ रख दिए नीचे 2 पंचे 10 यही है मेरे भाई समीकरण यही है आपको समीकरण। समझ गए कि नहीं समझ गए बताइएगा
पूरा बना देंगे, गर्दा उड़ा देंगे आसान मेथड से, ताकि आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट करवा क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन नोट कीजिएगा, इसे नोट कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है आपका कि y प्लस y माइनस 5 बराबर 15। y प्लस इंटू वाई माइनस 5 इंटू बराबर 15, तो बनाएंगे कैसे? ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सब्र तो कीजिए मेरे भाई, ध्यान रखें, हमारे बातों पे ध्यान दीजिएगा केवल। तो y है तो y पहले तो इंटू से हटा देंगे, y प्लस y माइनस 5 बराबर 15, यही ना होगा? हैं? तो बताइए y क्या जाएगा? y के पीछे में एक सुपल है, इसका पीछे में एक सुपल है, एक एक करते हो जाएगा 2y माइनस कितना 5 बराबर कितना 15। आप बताइएगा यहाँ पे फंसेगा बच्चा, यहीं पे फंसता है मेरे भाई, माइनस प्लस की जगह पे। तो बताइए यहाँ क्या लिखल है? माइनस, तो बराबर के आगे ले चलेंगे तो क्या बनेगा? प्लस, तो 2y बराबर हो जाएगा 15, माइनस से आगे तब प्लस 5, तो बताइएगा 2y बराबर कितना? 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 20, 2 दाही 20, y बराबर कितना? 10। यही आपको क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। चलिए नोट कीजिए, आप लोग इसे नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझ गए होंगे। चल रे कंवरिया माना, जले जले तो दिल के धड़कन में, याद तेरा आया है, जल से न जाए गा तेरा मन तो कितना आया है, जल से तो अपना लगा है, जल से तो आना है। ध्यान दीजिएगा मेरे भाई। 3x मार्क करवो नहीं चलता मेरे भाई, का करे बोलो, का करे। ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 10 बराबर 1, 3x प्लस 10 बराबर 1 है, ठीक है ना? तो अब बताइएगा, प्लसवा का चिन्ह आ गया, 3x बराबर हो जाएगा, बताइएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक तो पहला ही से यहाँ है ना, बताइए एक पहला ही से है ना, प्लसवा वाला है तो आगे जाएगा माइनसवा में, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 3x बराबर, आप बताइएगा 10 रुपया में से 1 रुपया घटाएगा, तो प्लसवा का चिन्ह जो अधिक है कि माइनसवा का? तो माइनसवा का चिन्ह तो अधिक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? -9 हो जाएगा। तो x बराबर आप कीजिए -9, आई तीनवा को क्या कहता है? तू पिछवा सहेली तब पीछा निचवा में जेबी, ठीक है ना? तो 3 तिया 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -3 आपको फाइनली
आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 आपको क्या हो जाएगा? फाइनली आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है आपका इस साइड, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक एक क्वेश्चन को आपको याद रखना होगा मेरे भाई, ठीक है, तब आप समझ पाइएगा। पेन और कॉपी निकाल लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ और बना लीजिएगा बेहतरीन तरीका से। चल जाएगा तेरा दिल धड़कना है क्या बात है, तूने न जाएगा कैसे करना। बताइए 4y + 16 बराबर कितना है? 20। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो 4y बराबर 20 तो यहाँ पे है ना, अब +16 वाला है, तो प्लस वाला जाएगा तो क्या बनता है? माइनस ना। तो 4y बराबर कितना? 20 में से 16 चल गया, कितना? 4। हाँ तो y बराबर 4/4, 4 × 4, तो y बराबर कितने हो जाएगा आपको? फाइनली आंसर 1 हो जाएगा। कितना? 1। फाइनली आंसर हो गया। y बराबर कितना? 1 हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए x/2 -7 = 15। तो पहले क्या करेंगे? x/2 - 7 = 15 है, तो इसको पहले क्या करेंगे? ध्यान में रखिएगा, गौर फरमाइएगा, गौर से ध्यान दीजिएगा बोर्ड के सामने। तो इसके नीचे में 1 है, नहीं कुछ का मतलब नीचे में क्या होता है? 1 होता है, पता है ना। तो बताइए x/2 - 7/1 = 15, यही ना। अब भिन्न घटाओ आता है जी, भिन्न घटाओ। 2 का 1 का एलसीएम क्या होगा? 2 हो जाएगा। 2 बताइए 2 से 2 में भाग देंगे तो 1 मर्तबे कटेगा। 1 यानी x को 1 से गुना करेंगे तो x से बनेगा, ठीक है। माइनस, और यहाँ पे कितना है? 1 के क्या में पढ़ेंगे तो 2 आएगा। 1 दूना 2, 2 पेड़ में। 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना? 14 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 15। कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। आप बताइएगा, इसका नीचे में नहीं पूछा तो इसका मान कितना होगा? 1। नीचे आंकड़ा इससे गुना करना है, आंकड़ा ऐसे गुना करना है, ठीक है। तो बताइएगा x को 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो माइनस। 14 को 1 से गुना करेंगे 14 बराबर 15 दूना कितना? 30, ठीक है। तो बताइए इधर कितना बचेगा? x बराबर हो जाएगा 30। 30 तो पहले ही से माइनस है ना, तो आगे जाएगा तो क्या होगा? जुट जाएगा 14। अब बताइए x बराबर 30 रुपया, 14 रुपया कितना? 44 रुपया। यही क्या हो जाएगा? आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा? बताइए, बना लीजिएगा? बना लीजिएगा ना हो। चलिए उम्मीद करते कि मेरे भाई और बंधु आप लोग को बीच आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए बने रहें
और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें, और साथ ही साथ ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें, और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर करते रहें, ताकि जब जब लाइव क्लास आऊँ तो आप लोग को भी जरूर मिल सके। चलिए आज की क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे। हेलो एवरीवन, आज के क्लास में बताने वाले मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, और एक एक क्वेश्चन को आप लोग पेन और कॉपी निकाल कर कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। और मेरे भाई आज का महामैराथन क्लास चलेगा, जो कि आज का बहुत बेहतरीन तरीका से बताने वाले, सबसे सहज आसान तरीका से, आपको मरते दम तक भी नहीं भूलिएगा, ऐसा तरीका से बता देंगे ना, कभी भी आप भूलिएगा ही नहीं, ठीक है। तो साथ ही साथ हमारे साथ बने रहें, और तो कंटिन्यू, और यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्तों के पास भी शेयर कर दे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग तैयार हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए हम बताते हैं, सबसे पहले जानेंगे मेरे भाई कि आपका पहले परी में संख्या क्या है, परी में संख्या, यानी परी में संख्या है क्या, बताइए। परी में संख्या, तो आपको पता है परी में संख्या किसको कहते हैं, पता है परी में संख्या किसको कहते हैं। कह दिया जाए कि दो क्या है, परी में संख्या है या नहीं है, बताइए। तो परी में संख्या 2 है, क्योंकि ये 2/1 है, ठीक है। नीचे में क्या छुपल है, 1 छुपल है। तो आपको परिभाषा जानते हैं, परिभाषा की परी में संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या p/q के रूप में होते हैं, जो संख्या p/q के रूप में होते हैं, जो संख्या p/q के रूप में होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परी में संख्या कहते हैं, परी में संख्या कहते हैं, समझ गए। परी में संख्या किसको कहते हैं, समझ गया ना। चलिए कहते हैं, जैसे में आप समझ गए ना, 2 हो गया, 3/4 हो गया, 5/2 हो गया, 3/6 हो गया, 4 हो गया, √16 हो गया, √25 हो गया, बताइए, etc। ये सारे क्या है, कह दिया 3/4 क्या है जी, तो परी में संख्या है। 5/2 क्या है, परी में संख्या है। 3/6 क्या है, परी में संख्या है। तो आपको कह देगा 4 क्या है, परी में है कि अपरी में है, बताइए। तो 4 जो है ना परी में संख्या, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है, ठीक। √16 क्या है, √16 का स्क्वायर आप लोगों को बीच, यदि हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको जरूर पता होगा कि √16 किसका वर्गमूल है, बताइए। √16 किसका, यानी किसका स्क्वायर है, बताइए ना जी, है। स्क्वायर भी सिखाए थे, 1 के स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 के स्क्वायर 16, और 5 के स्क्वायर 25, और 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर 49। तो इतना चीज आप हमेशा याद, मतलब 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर आपको याद रखना होगा, 1 से लेकर 30 तक, 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तब आप बना सकते हैं, ठीक है। यदि आपको नहीं भी पता है तो हमारे पिछले वीडियोज में जाकर आप देख सकते हैं, और उससे आसान तरीका से बना सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। बोले नहीं, याद करवा देंगे क्लास में ही, ऐसे बेहतरीन तरीका से बताएंगे। तो क्या है ये, इसका कितना हो जाएगा 4, कितना 4 का वर्ग कितना होता है 16, समझ गए ना। इसका भी √25 का कितना 5, 5 का स्क्वायर कितना 25, तो 4 क्या है जी, परी में है कि अपरी में, परी में संख्या है, समझ गए। 5 क्या है, परी में संख्या,
समझ गए कि नहीं समझ गए? बताइए, समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। चलिए अब जानेंगे, आपको एग्जाम में पूछेगा कि √16 क्या है जी, परी में है कि अपरी में? आपका फिक्स है, 2-3 नंबर से यहां से आएगा। √16 क्या है, परी में है कि अपरी में? तो आंख मूंद लीजिए, अब बता दीजिए, बताइए तो कितना होगा, कितना होगा है? इसका तो 4 होगा सर जी। क्यों? क्योंकि रूट से बाहर ना निकल गया, तो क्या हो जाएगा ये, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। समझ गए कि नहीं? एकदम याद करवा देंगे। यही मैं कह दिया आपको, √36। √36 क्या है जी, परिमेय है कि अपरिमेय है? बताइए क्या है? इसका भी √36 का भी कितना हो जाएगा, 6। इसका क्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। जो रूट से बाहर, एगो और परिभाषा याद रख लीजिए, जो रूट से बाहर निकल जाएगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। तो 36 का क्या हो गया, रूट से बाहर निकल गया ना, तो क्या हो जाएगा, 6 क्या है, परिमेय संख्या। अब बताए 4 क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला नंबर, √49 ये क्या है, आप लोग बनाकर कमेंट कीजिए क्या है। √7 यानी 49 किसका वर्गमूल है मेरे भाई, 7 का। तो क्या हो जाएगा ये परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। आप आसानी तरीका से बना लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए तो जानेंगे, सबसे आसान बेहतरीन, समझ गए होंगे आप लोग को, उम्मीद करते हैं। चलिए तो नोट कीजिए, नोट कीजिए आप लोग। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताएंगे, जो कि आप आसान मेथड से बताने वाले मेरे भाई, और सिंपल सी परिभाषा आपको याद रखना है कि जो संख्या p/q के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? अब जानेंगे मेरे भाई, अब जानेंगे आसान मेथड से, अपरिमेय संख्या है क्या। अपरिमेय संख्या से आप क्या समझते हैं, अपरिमेय संख्या किसको कहता है, तो वही बताएंगे, ध्यान में रख लीजिएगा। अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो रूट से नहीं बाहर निकलता है, अंदौरे में सर पक जाता है, अंदौरे में रह जाएगा हमेशा के लिए, वो बाहरों ना निकलेगा। जो संख्या रूट से बाहर ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। याद हो गया कि नहीं याद हो गया, बताइए। याद हो जाएगा, जैसे में देखिएगा कि √5 ये √7 √11 ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या। ये सारे क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। ये सारे क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ गए? बताइए समझ गए कि नहीं समझ गए मेरे भाई, बताइए। आप इसे लिखिए, जो संख्या, परिभाषा लिखिए, जो संख्या p/q के रूप में नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है, होता है, होता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे अपरिमेय संख्या क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है।
समझ गए होंगे कि अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, समझ गए कि नहीं, बताइए मेरे भाई। जो संख्या p बाई क्यू के रूप में नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। जो संख्या रूट से बाहर नहीं निकलेगा, वो हमेशा के लिए अंदर अपना ही अंदर में रहेगा, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। पता है √5 कब यूं निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा मेरे भाई। √7 निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा। √7 निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो क्या है, आंख मूंद कर बोल दीजिए मेरे भाई, मन में याद करके याद रख लीजिए ऐसा तरीका से कि डायरेक्टली जो रूट से बाहर ना निकले उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, बताइए। तभी में कह देगा आपको क्या कि √5 क्या है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या। तो आज हम बात किसके बारे में करें मेरे भाई, अपरिमेय संख्या का ना। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय। बताइए √7 क्या है जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और √11 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। याद आ गया कि नहीं, याद आ गया। क्यों हो गया ये पता है, √11 का स्क्वायर यानी ये बाहर नहीं निकलेगा, पता है ना। क्या हो जाएगा ये अपरिमेय संख्या। अब हो जाएगा √23। तो बताइए ये भी क्या परिमेय है कि अपरिमेय संख्या है, बताइए क्या है जी, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। यही आपको क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर, फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछेगा मेरे भाई, यहां से ले लीजिए क्वेश्चन। एग्जाम में आपको पूछेगा कि √16 क्या है मेरे भाई, √16 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है, बताइए। √16 क्या है, √16 किसका स्क्वायर है, बताइए, मन में याद रख लीजिए मेरे भाई। तो 4 का, तो 4 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, √16 क्या है जी, बताइए। तो परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या हुआ, क्योंकि रूट से बाहर निकल गया, उसे ही हम क्या कहते हैं, जो बाहर निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जो रूट से बाहर निकलेगा उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। समझ गए कि नहीं, समझ गए, समझ गए कि नहीं, समझ गया, बताइए ना, बताइए, याद हुआ कि नहीं, याद हुआ। √16 परिमेय संख्या है, याद हो गया कि नहीं। आप बताइए मेरे भाई, √25 क्या है जी, ये तो परिमेय संख्या है जी मेरे भाई, ये तो परिमेय संख्या है। आप बताए √36 क्या है जी, आप परिमेय संख्या है। यादें हो गया सर जी, याद करवा देंगे, बोले हुए थे ना कि √7 क्या है जी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है जी, याद रख लीजिए मन में याद रख लीजिए। √11 क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। याद आया कि नहीं, याद हुआ, बताइए, याद हो गया कि नहीं हुआ, याद, छक्का छुड़ा दीजिएगा, छक्का, नोट कीजिए, नोट कीजिए मेरे भाई।
तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे मेरे भाई। तो साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। बहुत बेहतरीन तरीका से, बहुत आसान तरीका से बताने वाले मेरे भाई। मन में याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे मेरे भाई, सपनों में ही याद आएगा। चलिए जानेंगे आपका क्वेश्चन बोर्ड स्क्रीन के सामने, बहुत आसान तरीका से बताने वाले हैं मेरे भाई। अब जानेंगे प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बताइएगा। प्राकृत या प्राकृतिक, ठीक है ना। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। आपको कोई पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, बताइए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, कमेंट करके बताइए मेरे भाई, कमेंट कीजिए। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आप बताइएगा। प्राकृतिक संख्या का जैसे में बताइएगा जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 etc। जो एक से शुरू होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। याद हुआ कि नहीं याद हुआ। गिनती की सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। समझ गए ना। चलिए यही में आप लिखिएगा इसका परिभाषा। इसका परिभाषा 1 2 3 4 डॉट 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 सभी संख्या को, सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते, प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ गए ना। 1 2 3 4 डॉट डॉट सभी संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। समझ गए ना। आप बताइए, इसमें कह दिया छोटी संख्या। प्राकृतिक संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 हो जाएगा। और कह दिया कि बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, अनगिनित। अनगिनित, ठीक है। अनगिनित हो जाएगा, अनगिनित। समझ गए आप लोग, समझ गए ना। चलिए आप लोग बहुत अच्छा से समझ गए होंगे। अगला नंबर क्वेश्चन बताते हैं मेरे भाई। दूसरा, सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं, किसको कहता है सम संख्या बताइए। सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाता है। जो 2 से पूरा पूरा कट जाए या भाग लग जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। तो आप बताइएगा, जैसे में हो जाएगा आपका 2 4 6 8 10, ये सारे क्या जी, सम संख्या। 2 4 6 8 10। आप 2 से भाग लगाइएगा, 2 में तो 2 1 2 कटेगा कि नहीं। फिर 4 से 2 से भाग लगाइएगा, 2 2 ना 4। फिर 2 से लगाइएगा, 2 3 6।
फिर 8 में 2 से भाग लगाइएगा, 2 चौका 8, फिर 10 में 2 से भाग लगाइएगा, 2 पंचे 10। कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बताइए, कट रहा है कि नहीं कट रहा है? बताइए ना जी। कट रहा है, ठीक है। कट रहा है तो ध्यान दीजिएगा, जो संख्या लिखिएगा, जो संख्या यानी जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटता है या कटे, जो संख्या 2 से पूरा पूरा कटे उसे हम सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। अब में कह दिया सबसे छोटका वाला, सबसे छोटका वाला क्या हो जाएगा? छोटका वाला छोटा सम संख्या सबसे छोटका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब बड़ी यानी बड़का यानी अनंत हो जाएगा, या अनगिनत कहिए, ठीक है ना। ये सारे चीज आप नोट कीजिएगा कॉपी में नोट कीजिए। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। इसे समझ गए ना? तो चलिए बताते हैं। सबसे छोटका कहे तो आपको सम संख्या में 2 हो जाएगा, बड़का कहे तो यानी अनंत यानी अनगिनत, ठीक है। अब बताइएगा विषम संख्या है क्या? विषम संख्या किसे कहते हैं? बताइए, किसे कहते हैं? जो संख्या, आप बताइए, जो संख्या 2 से पूरा न कटे, जो संख्या 2 से पूरा न कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। समझ गए ना? आप जैसे में देते हैं मेरे भाई, जैसे 1 3 5 हो जाएगा, 7 11, ये सारे क्या है जी? विषम संख्या। ये सारे क्या है? आपका विषम संख्या है। समझ गए ना? 1 3 5 7 11 जो 2 से पूरा न कटे। बताइए, 1 से 2 कटेगा? नहीं। 3 से 2 कटेगा? नहीं। 5 से 2 कटेगा? है। 2 से 5 कटेगा? 2 से 7 कटेगा? बताइए, 11 यानी 2 से 11 कटेगा? नहीं कटेगा मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, सब पॉइंट में आएगा। कटेगा तो लेकिन पॉइंट में, दशमलव में आएगा। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि आप इसे परिभाषा लिखिएगा मेरे भाई, कि जो संख्या 2 से पूरा न कटे, जो संख्या 2 से पूरा न कटे उसे हम क्या कहते हैं? जो संख्या 2 से पूरा न कटे उसे हम क्या कहते हैं? उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरा न कटे उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, विषम संख्या। आपको याद रख लीजिएगा कि जो संख्या 2 से पूरा न कटे या भाग न लगे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। समझ गए कि नहीं? बताइए, जैसे में आप लोग समझ गए होंगे कि 1 3 5 7 11 ये सभी संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। कहीं पे आपको दिक्कत, परेशानी, कठिनाई है कहीं पे तो आप बता सकते मेरे भाई, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो सबसे आसान बेहतरीन तरीका, ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान बेहतरीन तरीका से बनाएंगे मेरे भाई, याद करवा देंगे, बोले तो मन में याद करवा देंगे, दिल में बसा देंगे, ठीक है। चलिए आप बताइएगा मेरे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे भाई आप लोग इसे अच्छा तरीका से, बेहतरीन तरीका से समझ गए होंगे। तो मेरे भाई आज के क्लास में इतना ही, तब तक के लिए बने रहें और ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। तो इससे अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।